अब ना मैं आपको वर्कबुक का कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ मैक्सवेल इक्वेशन पे, फिर उसके बाद मैं आपको मैक्सवेल का कुछ और कंसेप्ट है जिस पे मैं बात करूँगा और फिर से क्वेश्चन कराऊंगा। तो अभी तक जितना आपने लोग मैक्सवेल में पढ़े हैं उससे रिलेटेड इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम ही क्वेश्चन है, तो उसको कर लेते हैं, फिर आगे मैं आपको टॉपिक बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोला है, द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वाज अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू। तो आप बताओ कि डिस्प्लेसमेंट करंट का जो आइडिया था वो किसने दिया था, या डिस्प्लेसमेंट करंट को पता करने के लिए जो मेजर कंट्रीब्यूशन वो किसका है, तो वो है आपको पता है, मैंने बताया कि मैक्सवेल का है। किसका? मैक्सवेल का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, समझे। तो ये मेरा वर्कबुक का आपका पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब चलो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। दूसरा यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन। तो आप एक बात बताओ कि डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किसके वजह से प्रोड्यूस होता है। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो, इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो बताओ क्या होगा। तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। हाँ, अब फिर ऑप्शन सी में क्या है, बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि आपको क्या पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट आई होता है, और वो मेरा क्या होता है, तो वो मेरा क्या होता है बताओ, वो मेरा ए एप्सिलॉन नॉट डी ई टी बाई डी टी होता है, यही होता है ना, समझ गया ना। या अपने लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आई होता है वो मेरा क्या होता है बताओ, तो होता है मेरा, यहाँ पे ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, समझे, यही होता है ना। तब आप देखो ना किसके वजह से होता है, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरा ऑप्शन बी होगा, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए, द डिस्प्लेसमेंट करंट इज फंक्शन ऑफ। तो अभी आपको मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा फंक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट करंट किसका फंक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो आई है वो मेरा फंक्शन है, किसका फंक्शन है, तो वो मेरा फंक्शन है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, या मेरा फंक्शन किसका है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, समझे, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी। हाँ, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, बोथ, ऑप्शन ए एंड सी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी, समझे। तो ये आप समझ गए होंगे, ये तीसरा क्वेश्चन था। अब चलो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, द डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट फॉर। तो एक बात बताओ कि डिस्प्लेसमेंट करंट किसके लिए एग्जिस्ट करता है। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करता है एक टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स के लिए, या टाइम वेरिंग चार्ज के लिए, या अदरवाइज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होने में तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा तो डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, तो वो मेरा हो जाएगा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ए रॉन्ग है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हाँ सही है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पे तो डिपेंड ही नहीं करता मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा क्या होगा, तो होगा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक ना। अब चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसमें क्या बोल रहा है, द करेंट एग्जिस्ट बिटवीन कैपेसिटर प्लेट। तो अब मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर के जो आउटर टर्मिनल पे जो करंट एग्जिस्ट करता है वो कंडक्शन करंट एग्जिस्ट करता है, और कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो करंट एग्जिस्ट करता है वो करंट मेरा कौन सा करंट एग्जिस्ट करता है, तो वो करंट मेरा एग्जिस्ट करता है डिस्प्लेसमेंट करंट। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट और कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। एक तो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करता है, और दूसरा मैं आपसे पूछूँ कि कैपेसिटर बताओ कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कहाँ पे देख सकते हो। तो आप बोलोगे कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है एक वेवगाइड के बारे में आपको मैं जैसे आगे वेवगाइड मेरा चैप्टर है तो मैं वहाँ पे जब वेवगाइड के बारे में बात करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक सिर्फ इतना बता दूँ कि एक वेवगाइड के इनसाइड में जो करंट फ्लो करता है
वो भी करंट मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करता है, समझे। तो क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर के प्लेट के बीच में भी फ्लो करता है। और एक दूसरा एग्जांपल अगर आप मुझसे कोई पूछे कि कहाँ पे फ्लो करता है डिस्प्लेसमेंट करंट, तो आप बोलोगे वेवगाइड के साइड में, समझे। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि द करंट एग्जिस्ट बिटवीन कैपेसिटर प्लेट इज, तो बताओ कैपेसिटर के बिटवीन में मतलब दोनों प्लेट के बीच में कौन सा करंट फ्लो करता है, तो कंडक्शन करंट नहीं, कन्वेक्शन करंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट करंट तो हाँ, समझे। डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच। अच्छा, अब मैं पूछूंगा कि बताओ कन्वेक्शन करंट कहाँ पे फ्लो करता है, तो आप क्या बोलोगे कि कन्वेक्शन करंट जो है वो मेरा फ्लो करता है कहाँ पे, तो वो फ्लो करता है मेरा गैसेस के वजह से, गैस, या फिर ऐसे बोल सकते हो पिक्चर ट्यूब के बारे में आप लोग जानते होगे CRT, तो CRT के इनसाइड में जो करंट फ्लो करता है वो मेरा कन्वेक्शन करंट फ्लो करता है, समझे। और कंडक्शन करंट किसी भी वायर से हो गए, कंडक्शन करंट किसी भी वायर से हो गए, कन्वेक्शन करंट गैसेस के वजह से, और डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स में चेंज होने की वजह से। इस पर तो अपन लोग बहुत सारा बात किए हैं, समझ गए। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। चलो अब एक क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। द करेंट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द कैपेसिटर टर्मिनल इज, तो कैपेसिटर के आउटसाइड टर्मिनल पे कौन सा करंट फ्लो करता है, तो आपको पता है कि कैपेसिटर के आउटसाइड टर्मिनल पे कौन IC, और इनसाइड में कौन सा करंट ID, समझे। तो क्या होगा, और आइडियली क्या होगा, IC इज इक्वल टू क्या होगा, वो मेरा ID के इक्वल होगा, समझे। तो क्या होने वाला है इसमें बताओ कि द करेंट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द कैपेसिटर टर्मिनल इज कंडक्शन करंट, समझे। इस क्वेश्चन अगर एक आंसर का क्या होगा, ऑप्शन ए, समझ गया ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। फॉर अ कैपेसिटर विच वन इज करेक्ट, बताओ एक कैपेसिटर के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो आप बोलोगे कि एक कैपेसिटर के लिए जो मेरा क्या होता है बताओ, कंडक्शन करंट, अभी मैंने आपको बताया कि कंडक्शन करंट जो इक्वल होगा वो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होगा। तो क्या होगा कि फॉर ए कैपेसिटर विच वन इज करेक्ट, तो कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आर डिफरेंट, नहीं ये तो गलत स्टेटमेंट है। कंडक्शन करंट इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट करंट, ये भी गलत है। कंडक्शन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, तो क्या बोलेंगे कि ये मेरा ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि कैपेसिटर के केस में क्या होता है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों इक्वल होते हैं, ठीक ना, समझ गया ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखिए द आइडिया ऑफ रेडिएशन वाज गिवन बाय, तो वही आइडिया ऑफ रेडिएशन मतलब क्या है, एक फील्ड दूसरे फील्ड को जनरेट कर दे। तो ये आइडिया ऑफ रेडिएशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट से आया है। तो चाहे डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया हो जाए, चाहे EM वेव का आइडिया हो जाए, चाहे रेडिएशन का आइडिया हो जाए, ये सब एक ही पर्सन ने दिया है, जो इनका नाम है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, समझे। तो किसने दिया, मैक्सवेल ने दिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो होगा मेरा मैक्सवेल ने बेसिक आइडिया दिया था किसका, रेडिएशन का। रेडिएशन मतलब क्या, एक फील्ड दूसरे फील्ड को जनरेट करे, यही मेरा रेडिएशन होता है, समझे। अपने लोग जो मेरा अगला चैप्टर है जो कि EM वेव है, उसमें आप लोग पूरे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही बात करेंगे। लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो बेसिक बैकग्राउंड है वो मेरा मैक्सवेल इक्वेशन में ही छिपा हुआ है, समझे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा मेरा ऑप्शन बी होगा, ठीक ना। अब इसमें से कुछ और भी क्वेश्चन है जिसको मैं आपको करा देता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ठीक ना। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4, मतलब C कितना दिया हुआ है 4 फैराड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना दिया हुआ है 8T, कितना दिया हुआ है बताओ 8T दिया हुआ है, ठीक ना। द वोल्टेज चेंजेज अक्रॉस टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज, मतलब आपसे बोला है कि dV/dt बताओ, dV/dt बताओ। तो आपको पता है कि एक कैपेसिटर है, इसको अगर मैं क्या करूँगा, एक टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दूंगा, तो आपको क्या पता है कि आपको इस कैपेसिटर के लिए आपको पता है कि क्या होगा, IC जो होगा वो मेरा क्या होगा, तो वो होगा मेरा ID। IC क्या होगा बताओ, IC जो होगा मेरा ID होगा। और IC कितना होता है, CdV/dt होता है। और ID कितना होता है कैपेसिटर के केस में, तो वो होता है मेरा कितना बताओ, तो ID अगर फ्लक्स के टर्म में बात करें तो वो मेरा क्या होता है बताओ, तो वो होता है मेरा ε0 इंटू d∅e ऑफ t/dt, यही होता है ना, याद आया। हाँ अब यहाँ पे हमें dV/dt निकालना था। C की वैल्यू कितना है 4 है,
और यहाँ पे देख लो dv/dt, देखो ना यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ना, यही होता है ना कैपेसिटर के लिए। तो क्या होगा, यहाँ पे 4 मैंने लिख लिया, dv/dt हमें निकालना है, एप्सिलॉन नॉट तो रहने दो, उसके बाद d/dt फाई et कितना दिया हुआ था, एक 8t दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख दो 8t। अब देखो यहाँ से इसको जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, इधर देखो तो क्या हो जाएगा, ये मेरा कुछ हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू क्या होगा, तो एप्सिलॉन नॉट बाई 4 इंटू 8t को डिफ्रेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा 8 आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, समझे। तो क्या होने वाला है इसमें कि जो मेरा dv/dt dv/dt ही तो मेरा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर टर्मिनल, जो कि मेरा क्या होगा इसमें से ऑप्शन ए नहीं, बी नहीं, सी, समझे। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बताओ, तो वो होगा मेरा ऑप्शन सी होगा, ठीक ना। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया जो कि मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखता हूँ इसमें। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 29 है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे इसमें क्या बोला, इन फ्री स्पेस, देखो जैसे फ्री स्पेस बोला मतलब क्या, एप्सिलॉन की जगह पे क्या लेना है आप लोग, एप्सिलॉन नॉट लेना। उसके बाद इसमें क्या किया, फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना दे रखा है 40 स्क्वायर प्लस 3t दे रखा है, ठीक ना। देन द डिस्प्लेसमेंट करंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब बताओ आपको डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है, तो आप क्या जानते हो कि id जो होता है वो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखूँ तो होता है मेरा a एप्सिलॉन नॉट d/dt, यही होता ना। अब इसमें एरिया को अंदर भेज दोगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा ऐसा हो जाएगा, वो मेरा d फाई et/dt, यही होता ना, ठीक ना। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये मेरा एप्सिलॉन नॉट जो है, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे तो लिख दें यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा d/dt, किसका डिफ्रेंशिएशन किसका करना है हमको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा कितना दिया हुआ है, तो दिया है 40 स्क्वायर प्लस 3t, ये दिया हुआ है ना। तो अब यहाँ से देख लो जो मेरा id होगा, वो मेरा id क्या होने वाला है, तो वो जो मेरा id होगा, ये id मेरा होने वाला है एप्सिलॉन नॉट, और उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 8t प्लस 3 आएगा, और इसमें t की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो क्या होगा 8 और 8 प्लस 3 कितना होगा 11 एप्सिलॉन नॉट, समझे। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो मेरा कितना होने वाला है, तो होगा मेरा ऑप्शन ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, ऑप्शन डी 11 एप्सिलॉन नॉट मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो ना कि इस क्वेश्चन में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा वो मेरा इतना आएगा। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन कितना आसान मेरा क्वेश्चंस बन सकता है इस डिस्प्लेसमेंट करंट पर। और आई होप आप पूरे कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ लिए होंगे। और अभी मैं आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट करंट पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन था आपके वर्कबुक का, वो मैंने आपको करा दिया है। अभी मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, अब मैं कुछ डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सवेल इक्वेशंस पे कुछ और एडिशनल कंसेप्ट मैं आपको बात करता हूँ। डेट इज एक मैक्सवेल इक्वेशन को मैं बात करूँगा कि स्टैटिक फील्ड के लिए क्या होता है, टाइम वेरिंग फील्ड के लिए क्या होता है, उसका इंटीग्रल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म। और फिर उसके बाद जब मैं इनको टोटल कंसेप्ट बता दूंगा तो फिर से वर्कबुक का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं, अभी मैं अगले लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ आगे का कंसेप्ट, ठीक।